जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं ईडीओ प्लस छात्रावास अधीक्षक और अभी जो एग्जाम होने वाले हैं लेवल इंस्पेक्टर का, उसकी तैयारी। उसमें हम करने वाले हैं हिंदी। हिंदी के हमने बहुत सारे पुराने वीडियो डाले हैं, है ना। और आज हम समाज की तैयारी करेंगे। समाज से लगभग हर एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हम हमेशा व्यापक में पीएससी के क्वेश्चन पेपर में देखा जाता है। तो आज हम करने वाले हैं समाज के बारे में चर्चा। चलिए आगे क्लास शुरू करते हैं आज का। तो हम ये देखेंगे कि समाज वास्तविक में होता क्या है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, बस ये देख लेते हैं, बीस हम समाज के बारे में चर्चा। ठीक है। अभी तक हमने देखा है संधि। ठीक है, संधि। फिर देखा है हमने प्रत्यय। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, उपसर्ग। ठीक है। तो ये जो तीनों वर्ड है ना, संधि प्रत्यय उपसर्ग, ये हमारे शब्द निर्माण की विधि है। क्या है? शब्द निर्माण की विधि है। ठीक है। ये क्या चीज है? हमारे शब्द निर्माण की विधि है। उसी में एक और है जिसको हम कहेंगे, शब्द निर्माण की विधि में एक और शामिल होने वाला है, वो है हमारा समास। ठीक है। समास। संधि प्रत्यय और उपसर्ग से हम कुछ नए शब्द बनाते हैं, है ना। जैसे हम संधि से क्या बनाए थे, विद्या प्लस आलय विद्यालय बनाए थे। प्रत्यय कुछ जोड़ के जैसे लाभ कुछ भी जोड़ सकते हैं, है ना। प्रत्यय और उपसर्ग से मिलकर हमने कई नए शब्द बनाए हैं या फिर उससे मिलता जुलता शब्द बनाए हैं। इस प्रकार समास से भी हम मिलता जुलता शब्द बनाएंगे या फिर नए शब्द बनाएंगे। मेन अंतर क्या है संधि और समास में? संधि में हम देखते थे कि हमको प्रथम शब्द के लास्ट वर्ण और अंतिम वर्ण के प्रथम वर्ण जुड़ता था। अंतिम शब्द दूसरे शब्द के अंतिम प्रथम वर्ण और प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण जुड़कर एक नया शब्द बनता था। ठीक है। ये हमने प्रत्यय में संधि में देखा है। प्रत्यय में क्या है, किसी शब्द के आगे पीछे लगने वाले, जैसे हमने यहाँ देखा मूल शब्द। ठीक है, मूल। अब इसके पीछे लगने वाला हो जाता था प्रत्यय और इसके सामने लगने वाला हो जाता था उपसर्ग। ठीक है। तो प्रत्यय और उपसर्ग के माध्यम से हमने एक नया शब्द बनाना सीखा और संधि के माध्यम से भी हम एक नया शब्द बनाना सीखा। उसी प्रकार समाज से भी हम एक नया शब्द बनाना सीखेंगे। ठीक है। समाज से भी हम एक नया शब्द बनाना सीखेंगे। और समाज से कैसे शब्द बनेंगे? तो दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द बनाएंगे। देखिए, संधि में वर्णों का मिलन होता था। ठीक है। और जो प्रत्यय और उपसर्ग हम लगाते थे, उसमें प्रत्यय और या फिर उपसर्ग, उसका स्वतंत्र रूप से कोई मतलब नहीं होता था। जब वो मूल शब्द में या फिर किसी अन्य शब्द के साथ जुड़कर प्रत्यय या उपसर्ग का एक वो अपना अर्थ स्पष्ट करते थे। यह है प्रत्यय और उपसंधि में। समास में क्या है, दो या दो से अधिक जो शब्द हैं वो एक साथ मिलते हैं। ठीक है। दो या दो से अधिक शब्द है, जब वो एक साथ मिलते हैं तो एक नए शब्द की रचना करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। ठीक है। और देख लीजिएगा, समास मतलब होता है संक्षेपण। संक्षेपण मतलब जो ऐसे शब्द जो 3-4 शब्द से मिलकर बने हैं, जो बहुत लंबा है, उन शब्दों को, या फिर ये कह सकते हैं कि वन वर्ड, एक दो शब्दों या 3 शब्द से मिलकर जो भाव निकलता है ना, दो या दो शब्दों से मिलकर जो भाव बनता है, वही समास में मात्र एक शब्द से बन जाता है। इसलिए हम समास को संक्षेपण कहते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ राजा का पुत्र या फिर राजा का कुमार। देखिए ये कितना लंबा है। यदि हम समास में इसको लिखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा राजकुमार। ठीक है, राजकुमार। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समाज जो है किसी लंबे शब्द या दो से अधिक लंबे शब्द को एक छोटा सा शब्द बनाने की कोशिश करता है। तो वन वर्ड में हम क्या समझ सकते हैं कि जो समास है दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर बनता है ना। ये संक्षेपण का काम करता है, या शब्द की लेंथ को कम करता है ना, शब्द की साइज को कम करता है। ये हमारा समास, या फिर टेक्निकल वर्ड में कहा जाए तो ये शब्दों का संक्षेपण करता है। ठीक है। और समस्त पद को और बनने वाले शब्द जो को हम समासिक शब्द कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसको क्या चीज कहते हैं। समासिक शब्द का मतलब क्या है, जैसे हमने पढ़ा राज और फिर राजा का कुमार देख लेते हैं ना। ठीक है, राजा का कुमार। तो हम इसको इसमें क्या बोलेंगे, समास में राजकुमार बोलेंगे, राजकुमार। ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, राजकुमार कहेंगे।
अब ये देख लीजिए, जो लास्ट में जो वर्ड बन रहा है उसको हम कहते हैं समासिक पद। क्या कहेंगे? समासिक पद कहेंगे। ठीक है। और ये हमारे एक या दो शब्द से मिलकर बना हुआ मूल शब्द है। समास को समास बनने के बाद उसको हम क्या कहेंगे? समासिक शब्द कहेंगे। अब कुछ कुछ हम नया टर्म्स सीखेंगे इसमें। तो समास विग्रह क्या होता है? देखिए, राजा का कुमार और राजकुमार, जब हम राजकुमार को वापस राजा का कुमार कहेंगे ना, तो वो समास विग्रह होगा। विग्रह का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है। विग्रह का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है। विग्रह का मतलब होता है तोड़ना। तो जब मूल राजकुमार में से यदि हम पूरे वर्ग तोड़ के लिखेंगे तो ये हो जाएगा राजा का कुमार। इसी को हम कहेंगे समास विग्रह। ठीक है। टेक्निकल भाषा में क्या कहेंगे? जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग लिखा जाता है। जब समासिक, सॉरी ये कर सकते हैं कि जब समासिक पद के सभी पद को अलग अलग लिखते हैं, तब उस प्रक्रिया को हम कहते हैं समास विग्रह। ठीक है। तब उस तस तब उस शब्द को हम क्या कहेंगे? समास विग्रह कहेंगे। अब उसी प्रकार देखिए, समस्त पद क्या होता है? समास विग्रह से बना एक नया पद समास विग्रह का समस्त पद कहलाता है। समस्त, समस्त पद हो या समासिक पद। ठीक है। तो इसमें समस्त पद कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा समस्त पद। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? समस्त पद हो जाएगा। तो समझ में आया कि समस्त पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है। ठीक है। ये समस्त पद क्या हो जाएगा? ये राजकुमार को हम समस्त पद कहेंगे। ठीक है। समास विग्रह से बना एक नया शब्द हो समस्त पद कहलाता है। समास विग्रह, सॉरी क्या कह गया? समास मैं गलत बता दिया। ये यहाँ पे समस्त पद नहीं आएगा। समस्त पद मतलब ज्यादा पद। तो जो समास विग्रह के बाद बना है, जैसे समास विग्रह के बाद, विग्रह के बाद बना पद, बना पद, तो समास विग्रह के बाद बना कौन सा पद है? राजकुमार। ये हमारा हम हो जाएगा समस्त पद। इसको हम कहेंगे समस्त पद। ठीक है। अब पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है? ठीक है, मैं फिर से इसको लिखता हूँ यहाँ पे, राजा का कुमार को राजा का कुमार। अब इसमें अब पूर्व पद और नए पद की हम चर्चा कहाँ करेंगे? ठीक है। तो पूर्व पद का मतलब होता है पहला। पूर्व मतलब पहला और उत्तर मतलब पद। जब समस्त पद में, ठीक है, समस्त पद कौन सा है? राजा का कुमार जो है वो समस्त पद है। ठीक है। जो राजा का कुमार है वो समस्त पद है। तो इस समस्त पद में जो पहला पद होगा, पहला पद कौन है? राजा। ठीक है। तो पूर्व पद कौन सा हो गया हमारा? राजा। उत्तर पद क्या कहेंगे? कि समस्त पद का दूसरा पद, उसको हम उत्तर पद कहते हैं। ठीक है। समस्त पद का उत्तर पद कौन सा है? तो ये है कुमार। ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। तो समस्त पद का पहला पद क्या होगा? पूर्व पद, और बाद वाला पद उत्तर पद कहलाएगा। इसको मैं एक बार और अच्छे से आपको बता देता हूँ ताकि दिक्कत। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे राजा का कुमार। राजा का कुमार, ये हमने लिख लिया, राजा का कुमार। उसके बाद इसको समासिक कहेंगे तो इसका समासिक पद कौन होगा? तो इसका समासिक पद होगा राजकुमार। ठीक है। तो ये हमारा समासिक पद होगा। अब सबका एक एक हम नामकरण लिख लेते हैं। नामकरण हम एक एक का कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले हमारा समास विग्रह कौन सा हो गया? तो ये जो ऊपर लिखा है यही हमारा समास विग्रह। ठीक है। समस्त पद क्या हो जाएगा? राजा का कुमार, ये हमारा समस्त पद हो गया। उसी प्रकार अब हमको इसमें देख रहे हैं पूर्व पद। तो पूर्व पद जो है ये राजा पूर्व पद हो जाएगा। राजा पूर्व पद हो जाएगा। और उत्तर पद कौन हो जाएगा? कुमार। ठीक है। तो एक ही शब्द से हमने आपको सब कुछ बता दिया। फिर से देखिए, समास क्या होता है? जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर एक नवीन शब्द की रचना की जाती है, इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। बनने वाले शब्द को हम समासिक पद कहते हैं। ठीक है। तो समासिक पद कौन सा है? ये देखिए, तो समासिक पद है हमारे राजकुमार। ठीक है। और समास विग्रह, जब इस राजकुमार को वापस हम तोड़ेंगे तो हमारा समासिक पद मिलेगा, समस्त विग्रह हो जाएगा। और समस्त पद, ये जो समास विग्रह में किया गया पद, इन सबों सभी पदों को मिला देंगे तो हमको समस्त पद मिल जाएगा। और इसका पहला पद पूर्व पद कहलाता है, उत्तर पद कुमार होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सब कुछ इसमें देख लिया। अब इसको हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है। अब हमको समास के प्रकार देखने हैं। मेनली समास के चार प्रकार होते हैं। ठीक है। मेनली जो है या फिर मुख्यतः समाज के चार प्रकार होते हैं। पहला पूर्व पद, दूसरा पहला पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है।
दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं, तीसरा दोनों पद गौण, गौण मतलब प्रधान नहीं होते हैं या लोकल, जैसे अपनी भाषा में लोकल होते हैं। और चौथा वो है कि उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तो पूर्व पद प्रधान वाला कौन सा है हमारे पास, तो पूर्व पद प्रधान में है हमारे अवयवी भाव समास। दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। दोनों पद गौण होते हैं तत्पुरुष समास में, बहुब्रीहि समास में। और उत्तर पद होता है हमारा प्रधान, तो तत्पुरुष में, उसमें भी एक द्विगु होगा और दूसरा कर्मधारय समास। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी ऐसा पूछ लेगा कि वैसा कौन सा समास है जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद, देखिए अब प्रधान का मतलब हम यहाँ कुछ जान लेते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके मन में कुछ डाउट होगा। प्रधान का मतलब वो है मुख्य बातें। प्रधान का अर्थ यहाँ पे है मुख्य बातों से। प्रधान का जो अर्थ है वो हमारे यहाँ पे मुख्य बातों से है, मुख्य बातों से। प्रधान का अर्थ होता है यहाँ पे मुख्य बात। जब भी आप कोई समास पढ़ेंगे तो आपका जो बुद्धि है, माइंड है, किसी एक मुख्य बात पर जाके टिक जाएगी। ठीक है, कुछ एक मुख्य बात पर जाकर टिक जाएगी, उसी को हम कहते हैं प्रधान या मुख्य। ठीक है, तो क्या कहेंगे, प्रधान या मुख्य। जैसे आप यदि बोलते हैं राजा का राजकुमार, ठीक है, जैसे आप बोलते हैं राजकुमार, तो देखिए इसमें आपका फोकस किस में जा रहा है, राजा के ऊपर। ठीक है, इसके बाद कुमार के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी आप कुछ भी बोलते हैं तो आपका जो बुद्धि है जिस पर भी जाए, है ना, तो जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, इसी को हम कहते हैं प्रतिदिन। ठीक है, तो वैसे शब्द अब जैसे ही आप प्रतिदिन कहेंगे, ठीक है, जैसे ही आप प्रतिदिन कहेंगे तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, दिन के ऊपर जाएगा, लेकिन प्रतिदिन हर एक दिन के ऊपर। ठीक है, जैसे ही अब हम कहेंगे प्रतिदिन, तो हमारा जो माइंड है या फिर हमारा जो सोच है वो कहाँ जाएगा, प्रतिदिन के आसपास, है ना। दिन तो नॉर्मल बात है, लेकिन हम कह देंगे प्रतिदिन, तो एक एक दिन पर आपका जो फोकस है वो चला जाएगा। यही होता है प्रधान। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रधान। अब जैसे हमने कह दिया नीलकंठ, सॉरी, हमने क्या कह दिया, नीलकंठ। अब नीलकंठ बोल के देखिए कितने लोग हैं जिनका नीलकंठ बोलने पर किसी के कंठ नीला हो, इस पर ध्यान जा रहा है ना। जब भी हम नीलकंठ की बात करेंगे तो फट से हमारे दिमाग में बात आ जाएगा भगवान शिव। ठीक है, भगवान शिव या फिर मोर, मोर को भी नीलकंठ कहते हैं और भगवान शिव को भी। तो जैसे ही हमने नीलकंठ कहा तो हमारी जो सोच है ना, हमारी जो बुद्धि है वो सीधे भगवान शिव के ऊपर चली जाती है। जबकि हम बोल रहे हैं नीलकंठ, हमारा ध्यान तो जाना चाहिए किसी ऐसे व्यक्ति या फिर कुछ किसी ऐसे जीव जिसका कंठ नीला हो, लेकिन हमारा ध्यान इस पर नहीं जा रहा है। तो हमारा ध्यान किस पर जा रहा है, किसी तीसरे के ऊपर। मतलब इसका पहला पद मैं अगर मान लूं नीला और नेक्स्ट पद मान लूं कंठ, तो ना तो हमारा ध्यान पहले में जा रहा है ना दूसरे में, मतलब किसी तीसरे में जा रहा है। तो यही दिखा है हमने, देखिए दोनों गौण हो जाएं और तीसरे में ध्यान चला जाए तो वो बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, अब जैसे हमने द्वंद्व देखते हैं माता पिता, माता पिता, माता पिता कहने पर हमारा ध्यान माता और पिता दोनों के ऊपर जाता है। ठीक है, माता पिता कहने पर हमारा जो सोच है या फिर हमारी जो बुद्धि है वो माता पिता दोनों पर फोकस हो रही है, मतलब इसके दोनों पद प्रधान है। ठीक है, पहला पद और दूसरा पद ये हमारे दोनों पद प्रधान हैं, क्योंकि हमारी जो सोच है वो दोनों के ऊपर फोकस हो रही है। तो इस प्रकार समास को पहचानते हैं। ठीक है, तो हमने किसका उदाहरण देख लिया, एक तो गौण का देख लिया और दोनों पद का देख लिया। अब देखते हैं अव्ययी भाव, देखते हैं अव्ययी भाव समाज ऐसे कौन सा समास है जो अव्ययी भाव है, तो दिन प्रतिदिन, मैंने कहा दिन प्रतिदिन। तो जब भी आप प्रतिदिन बोलेंगे तो इस दिन ऊपर फोकस नहीं जाएगा, प्रति के ऊपर जाएगा, अरे हाँ रोज 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 काम करना है। इस प्रकार से प्रतिदिन के ऊपर आपका फोकस चला जाएगा। ये होता है आपका पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान के अनुसार से काम। अब देखते हैं उत्तर पद में क्या आता है। अब उत्तर पद में आपका आता है तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधार। तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधार है। देखिए हम यहाँ कहते हैं पंचवटी। ठीक है, तो जैसे ही हम पंचवटी कहते हैं तो वैसे तो इसका मीनिंग होता है पांच वटों का समूह, लेकिन पांच वटों का समूह में आपका ध्यान नहीं जाएगा सीधा किसी जंगल के ऊपर, है, किसी किसी जंगल के ऊपर आपका ध्यान चला जाएगा, है ना, किसी जो जंगल है उसके ऊपर आपका ध्यान चला जाएगा। ये होता है आपके पंचवटी। ठीक है, कुछ इसमें और उदाहरण लिख लेते हैं।
जैसे एक कर्मधारय में हम लिखते हैं कर कमल, कर कमल, कर कमल। इसका मतलब होता है कमल के अनुसार कर, है ना, कि जिस प्रकार कमल है उसी प्रकार, जिस प्रकार कमल के अनुसार हमारा हाथ हो गया, फिर हाथ के अनुसार कमल। तो जब जैसे ही हमने कर कमल बोला तो पहला ये पद हो गया कर और दूसरा पद हो गया कमल। तो हमारा कर कमल कहते ही कमल के ऊपर ध्यान गया है। ठीक है, क्या किसी के ध्यान में कर जैसे हाथ के ऊपर गया है? नहीं। जैसे हमने कर कमल बोला या फिर कल कर कमल का सुना या उच्चारण किया, तो हमारी जो बुद्धि है वो कमल पे शिफ्ट हो गई। तो यही होता है प्रधानता। ठीक है, अब ये होता है प्रधानता। हो सकता है कहीं समझाने में कुछ ऊपर नीचे हो गया हो, तो हम आगे जब भी हम इसके पार्ट्स देखेंगे, पूर्व पदार्थ, अव्ययी भाव सब, है ना, तो जहाँ वहाँ हम उसकी अलग से चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले ये समझ आ गया, ये याद करना जरूरी है कि पूर्व पद में कौन होता है, तो पूर्व पद में अव्ययी भाव है। उसके बाद उत्तर में कौन है, तो उत्तर में तत्पुरुष है, द्विगु और कर्मधारय समास है। ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व के, और कोई पद प्रधान नहीं होता है बहुब्री के। तो इस प्रकार से हमको समास को पढ़ना है। तो आज सबसे पहले देखेंगे अवयवी भाव समास। ठीक है, सबसे पहला देखेंगे अवयवी भाव समास। पूर्व पद प्रधान होता है, प्रथम पद अविकारी होता है। ठीक है, पूर्व पद प्रधान होता है और वही प्रधान वाला पद अविकारी। अविकारी का मतलब होता है जिस पर लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आगे हम इसको सीखेंगे, है ना, आगे जब हम क्रिया सीखेंगे या जो भी वो सीखेंगे वर्ब क्रिया, हम उसमें सीखेंगे कि ऐसे शब्द हैं जिस पर लिंग वचन काम का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, और वो पद अविकारी, अविकारी का मतलब समझ गया ना, लिंग वचन से कोई उसको फर्क नहीं पड़ता उस शब्द को। जैसे भर नीर प्रति यथा बे आ, है ना, उपधनु आदि, इस प्रकार से हुए। और ये याद रखिएगा, ये जितने भी हैं हमारे उपसर्ग होंगे, जितने भी हैं भर नीर प्रति बे आ, ये सब जो है हमारे उपसर्ग होंगे। मतलब हमारा एक ट्रिक बन गया, जब भी हम किसी समास में उपसर्ग देखेंगे, मतलब वो 90% चांस है कि वो अव्ययी भाव रहेगा। ये जो देख लीजिए, जैसे आजीवन, जैसे मैंने पहला यहाँ उठा लिया आजीवन, आजीवन यहाँ लिखता हूँ जीवन, अलग करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, आ प्लस जीवन। देखिए, और जो शब्द के पहले लगते हैं उसको हम उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए, ये जीवन एक अपने आप में शब्द है, पूर्ण शब्द है, और आ मिलाने से, आ उपसर्ग मिलाने से उसका नया रूप बन जाता है आजीवन। ठीक है, तो ये हो गया पहला ट्रिक। इसका पहला ट्रिक हो गया कि कोई भी समास आप देखें, यदि उनका यदि उसके सामने वाला जो वर्ड है ना, वो उपसर्ग हुआ, तो वो अव्ययी भाव समास होगा। दूसरी पहचान क्या होगा, ये प्रधान। ठीक है, प्रधान, जैसे आप आजीवन कहते हैं तो आपका ध्यान कहाँ जाता है, जीवन के ऊपर या पूरे आपके लाइफ के ऊपर। मतलब जैसे ही आजीवन बोलते हैं तो हमारा जो सोच है किसी लाइफ के ऊपर नहीं जाता, हम ये सोचने लगते हैं कि कितने साल जिएंगे या कितने साल का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा बुद्धि जो है इसमें शिफ्ट हो जाता है। अब हमने कहा कि इस पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि अब ये आजीवन को आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए उपयोग कर सकते हैं। आजीवन भर सीता कार्य करती रही, आजीवन भर राम कार्य करता रहा। तो देखिए, इस आ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, न इसमें कहीं मात्रा प्रयोग हो रहा है, न इसका मात्रा कहीं चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से ये अविकारी शब्द हो गए। ठीक है, उसी प्रकार देखिए आमरण, इसमें आ आपके उपसर्ग हो जाएंगे। आमरण का अर्थ होता है मृत्यु के अंतर। निर्विवाद, बिना विवाद के, देखिए ये विवाद होता है। प्रतिदिन, हर एक दिन। लाजवाब, यहाँ पे ला जो उपसर्ग होगा, जवाब मूल शब्द हो जाएगा, ये हो जाएगा जिसका जवाब ना हो। अकारण, बिना कारण। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, अनुसार जैसा सा वैसा। ठीक है, प्रतिघात, घात का मतलब होता है आक्रमण करना, प्रतिघात मतलब घात के बदले घात। देखिए, जब भी आप वो देखे होंगे रामायण, उसमें दुर्योधन जोर से चिल्लाता था प्रतिघात। इसका अर्थ होता है घात के बदले घात, मतलब यदि कोई आप पर आक्रमण करे तो उसका जवाब देना, ये प्रतिघात होता है। भर पेट, भर आपका उपसर्ग होगा, पेट मुख्य शब्द है, इसका अर्थ होता है पेट भर का। निर्भय, बिना भय के। प्रत्यक्ष, यहाँ पे प्र उपसर्ग है, यहाँ पे स उपसर्ग है, समक्ष। ठीक है, बेधड़क, बे आपका उपसर्ग हो जाएगा। व खूबी, खूबी मूल शब्द है और वह उपसर्ग है। इस विषय में से प्रत्येक, प्रति प्लस एक, ये हो जाता है आपका प्रत्येक। तो आप समझ गए कि अभिभाव का मतलब क्या हो, पूर्व पद प्रधान होता है, वह अविकारी होगा। दूसरा मेन ट्रिक इसका ये है कि सारे शब्द जो इसमें लगे रहेंगे वो उपसर्ग होंगे। ठीक है,
लिंग कारक इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा समास है वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, देखिए अभी हमने क्या देखा, अब अभी भाव में हम देखा कि पूर्व पद प्रधान होता है। अब नेक्स्ट में देखेंगे कि दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, और प्रथम पद गौण हो जाता है। तो वैसे कौन सा है? समस्त पद में कारक चिन्ह का उपयोग नहीं किया जाता, लोभ होता है, मतलब इसमें कारक चिन्ह वाला ही होगा ये, ठीक है। और ये दो प्रकार का होता है, पहला होता है व्याधिकरण और दूसरा है समानाधिकरण। तत्पुरुष समास कर्ता को छोड़कर, है ना, तत्पुरुष समास हमेशा कर्ता वाले को छोड़कर कर्म से स्टार्ट होता है, ठीक है, कर्ता को छोड़कर कर्म से स्टार्ट होता है। तो ये व्याधिकरण के अंतर्गत आता है कौन? तत्पुरुष। व्याधिकरण, तत्पुरुष समास के दो प्रकार हैं, उसमें से एक है व्याधिकरण, और व्याधिकरण के अंदर छह आते हैं और लगभग इसको हम कारक के नाम से जानते हैं। कारण सब जैसे हम पढ़े ना, कर्ता ने कर्म को करण ने से द्वारा संबोधन का के लिए, इस प्रकार से हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कर्म। कर्म का मतलब होता है को चिन्ह, वैसा जिसमें कर्म मतलब कर्ता करने वाला, जिसमें कर्म, जैसे गगन चुंबी, गगन को चुनने वाला। कर्म मतलब समझ गए, जो काम को करता है। कर्म मतलब, कर्म तत्पुरुष का अर्थात ये है कि जो कार्य को करने वाला होता है, मतलब सब्जेक्ट वैसा जो किसी कार्य को संपन्न कराए। जैसे हमने यहाँ लिखा गगन चुंबी, तो गगन को चूमने वाला कोई तो होगा, है ना, कोई तो इसको होगा, नाउन जो काम कर रहा होगा, कोई सब्जेक्ट होगा। तो कर्म हो जाएगा, कर्म मतलब करने वाला। तो ये होगा गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। और यहाँ पे को चिन्ह का लोप हो जाएगा, कहाँ? समासिक पद में। देखिए गगन है, यहाँ पे को चिन्ह नहीं है। पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला, यहाँ भी को चिन्ह खत्म कर दिया, ठीक है। मतलब समासिक पद में को चिन्ह गायब रहता है, जबकि समस्त पद में को चिन्ह विद्यमान रहता है। किसका कहना है? मनोहर, मन को हरने वाला, मनोहर मन को हरने वाला। गृह आगत, गृह को आगत मतलब गृह को आने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। विरोधजनक, विरोध को जन्म देने वाला। करम तोड़, कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला। और जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। देखिए तो व्याधिकरण तत्पुरुष के अंदर जो हम को चिन्ह वाला तत्पुरुष का समास देख रहे हैं, उसमें कोई ना कोई एक कर्ता है जो किसी कार्य को कर रहा है, ठीक है। और उसमें जो दिखेंगे समासिक पद, सॉरी जो विस्तार वाला पद होगा, उसमें कोचिन्ह गायब रहेगा। इसमें इसमें गगन चुंबी में को नहीं है, जबकि इसके समस्त पद में कोचिन्ह विद्यमान रहेगा। तो यह है हमारे तत्पुरुष समास का पहला भाग, कौन? कर्म वाला। अब चलते हैं करण के पास। ये देखिए अभी तक हम तत्पुरुष समास ही देख रहे हैं ना, तो करण, करण का जो चिन्ह है वो है से और के, ठीक है। करण से या के, इसमें वैसे व्यक्ति होंगे जो किसी कार्य को संपन्न कर। देखिए वहां काम हो रहा था, यहाँ कोई कृति बनेगी। कृति मतलब कोई किसी किसी चीज का निर्माण होगा या किसी के द्वारा कुछ किया जाएगा। जैसे हम लिखते हैं तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, ठीक है। रस भरा, रस से भरा हुआ। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। हस्तलिखित, हस्त के द्वारा लिखित। दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण। अभावग्रस्त, अभाव से ग्रस्त। भयभीत, भय से भीत। इसी प्रकार करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। देखिए यहाँ पे से हमेशा कहीं ना कहीं आपको देखने मिल रहा है, से, है ना। तो जहां जहां से चिन्ह आएगा वो हमारा करण हो जाएगा, ठीक है। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। कामचोर, काम से चोर करने वाला। मुंह मंगा, मुंह से मांगा हुआ। अगला है संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए। अगला है हमारा इसमें तत्पुरुष समाज में संप्रदान को के लिए, ये होता है ना। जैसे गौशाला, गो के लिए शाला, ठीक है। गौशाला, गो के लिए शाला मतलब गाय के लिए शाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। समाचार पत्र, तो समाचार के लिए पत्र। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। रणभूमि, रण के लिए भूमि। न्यायालय, न्याय के लिए आलय। और यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी। तो ऐसे जो संप्रदान है, इसके लिए सबसे अच्छा होगा कि आपको ये पूरा 8 जो कारक है वो याद होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को, करण सर संप्रदान को के लिए, अधिकरण में पेपर। इस प्रकार से शब्द जब तक आपको याद नहीं होंगे, आप तत्पुरुष समास बनाने में असमर्थ हैं।
अगला है अपादान चिन्ह। अपादान मतलब अलग होना। तो नीचे जो हम समास देंगे वो कहीं ना कहीं अलगाव का भाव हमको देगा। ठीक है, क्या देगा? अलगाव का भाव देगा, अलगाव का भाव देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा राजद्रोह। राज किसे द्रोह करना, गुण युक्त, गुण से युक्त। ठीक है, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, कर्म विरुद्ध, कर्म से विमुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, बलहीन, बल से हीन, धन दृष्ट, धन से हीन, पद भ्रष्ट, स्थान से भ्रष्ट होना, पाप मुक्त, पाप से रिक्त होना, और हृदयहीन मतलब जिसके सीने में हृदय नहीं है। तो कुछ अलगाव का भाग देगा, है ना, अलग अलग के भाग देगा कि उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, तो उसमें अलग होगा, या उस गुण से उस व्यक्ति में कमी होगी, है ना। यदि हम गुण की बात करें तो उस व्यक्ति में उस गुण की कमी होगी। जैसे हमने लिखा है हृदयहीन, मतलब उस व्यक्ति या फिर किसी व्यक्ति के अंदर हृदय नहीं है। पाप मुक्त, पाप मुक्त मतलब किसी व्यक्ति के अंदर पाप नहीं है। इस प्रकार कुछ न कुछ अलगाव का भाव होगा अपदान। संबंध, अब यहाँ किसी न किसी से संबंध बताया जाएगा। काके की, देवालय, देव का आलय। ठीक है, मुख दर्शन, मुख के लिए दर्शन, कन्यादान, कन्या का दान, अन्नदान, अन्न के लिए दान, श्रमदान, श्रम का दान, सत्य की प्रतिज्ञा, सत्य प्रतिज्ञा, कृष्ण, कृष्णांगी मतलब होता है कृष्णाकांग, वीर कन्या का अर्थ होता है वीर की कन्या, ऋषि कन्या का अर्थ होता है ऋषि की कन्या, मन स्थिति का मतलब होता है मन की स्थिति, आत्मज्ञान का अर्थ होता है आत्मा का ज्ञान, और जल राशि का मतलब होता है जल की राशि। ये सब कौन से हमारे संबंध कारक समास है। अगला है अधिकरण में पेपर। अधिकरण बताएगा इसमें, यहाँ पे कुछ इसमें अधिकरण में आपको मिलेगा में और पे की चिन्ह। इसमें क्या होगा कि जो कर्ता है उसके ऊपर कुछ कार्य हुआ होगा, या फिर उस पर कुछ बीती होगी, या उसी से रिलेटेड कुछ गुण होगा। जैसे हम यहाँ देखते हैं आप बीती, तो अपने पर बीती मतलब स्वयं पर बीती, है ना। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। ठीक है, मतलब ये जो गुण है उस व्यक्ति के अंदर बताया जाएगा, चाहे गुण हो, अच्छा हो, बुरा हो, जो भी हो, उस व्यक्ति के अंदर बताया जाएगा, उस या फिर उस व्यक्ति से कहीं ना कहीं उसका संबंध होगा। शास्त्र प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण, शरणागत, शरण में आगत, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, सिर दर्द, सिर में दर्द। इस प्रकार ईश्वर अधीन, ईश्वर पर अधीन, ऋषिराज, ऋषियों में राजा, सर्वव्याप्त, सर्व में व्याप्त, देवाश्रित, देव पर आश्रित, और आत्म केंद्रीय, आत्मा पर केंद्रित। ये होता है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अब समानाधिकार तत्पुरुष आ गया। अभी हमने क्या देखा था? व्याधिकरण तत्पुरुष। अब हम यहाँ देखेंगे समान अधिकार तत्पुरुष। ठीक है, अभी हम यहाँ देखें समानाधिकार तत्पुरुष। तो आज हम द्विगु समास तक करेंगे, बाकी शेष को हम अगले वीडियो में करेंगे। तो द्विगु समास कौन सा है? जिसके पूर्व पद गौण और उत्तर प्रधान होता है। ठीक है, पूर्व पद गौण और उत्तर प्रधान होता है, उसे हम द्विगु कहेंगे। और इसका ट्रिक होगा कि जो पूर्व पद हमारा संख्यावाची होगा। ठीक है, ट्रिक क्या होगा द्विगु पद का? तो जो पूर्व पद है वो हमारा संख्यावाची होगा। जो पूर्व पद है वो हमारा संख्यावाची होगा। इस कैसे देखिए, तो पंचवटी मतलब 5 वटों का समूह। हमने क्या पढ़ा है? उत्तर पद प्रधान होते हैं। जैसे हम पंचवटी बोलते हैं ना, तो वटों के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित होता है ना। 5 के पर केंद्रित होता धारा। जैसे हम चौराहा बोले, तो चौराहा बोलने से एक जंक्शन पॉइंट हमको दिखता है ना, या एक गली दिखती है जो चौड़ा होगा, आसपास की गली आ रहे होंगे। तो इस प्रकार हमको चार नहीं दिख रहा है, लेकिन चौराहा मतलब कुछ आसपास की गलियां आपस में मिलकर मिल रही है, ऐसा हमारे माइंड में दृश्य बन रहा है। ये होता है उत्तर पद प्रधान। इसी प्रकार त्रिफला, 3 फल हमको दिखाई दे रहे हैं, ये 3 फल का समाहार। द्विवेदी, 2 वेदों को जानने वाला। नवग्रह, नव नव जैसे आप नवग्रह पढ़े तो आपके बुद्धि में ऐसे देखिए आसमान में तारे, या आसमान में जो है हमारे नवग्रह दिखाई दिए घूमते हुए। इस प्रकार से उत्तर पद इसमें प्रधान होते हैं, और पहला पद को संख्यावाची माना जाता है। जैसे त्रिभुवन, तीनों भुवन। त्रिवेदी, 3 वेदों का जानने वाला। त्रिकाल, तीनों काल का समाहार। नवरात्र, नवन्नी, 4 अन्नों का, चवन्नी है ना, 4 अन्नों का समूह। सप्तरंग, 7 रंगों का समूह। द्विवेदी, 4 वेदों का होने वाला। एकांकी, 1 अंक का नाटक। इसमें 1 अंक होगा, अलग से इसमें और अंक नहीं, मतलब और अलग भेद नहीं होगा, वो होता है एकांकी।
त्रिपाठी 3 पाठों या वेदों को जानने वाला। तिमाही 3 माह में एक बार आने वाला। नवरत्न 9 रत्नों का समाहार। त्रिमूर्ति 3 मूर्तियों का समूह। चतुर्युग 4 युगों का समूह। त्रिलोचन 3 लोचन आंख वाला। दशानन 10 आनंद का समूह। पंचानन 5 आनंद का समूह। चतुरानन अष्टा अष्टा सॉरी अष्टभुज और षडानन। अष्टभुज मतलब 8 भुजा वाले, और षडानन का अर्थ होता है 6 आनंद। आनंद का मतलब होता है मुख, 6 मुख वाले का समूह। ठीक है, तो ये आज हमने क्या किया, द्विगु पद तक देख लिया। बाकी नेक्स्ट हमारे जो समास है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।